दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी जोन में। और करंट अफेयर के बात आज हम पढ़ेंगे। करंट अफेयर के बारे में 6 मार्च 2025 के करंट अफेयर में क्या क्या आया है इम्पोर्टेंट। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया का एनालिसिस हम लाते हैं, उनको सुबह पढ़ते हैं, उसके बाद इसको लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। हास्य और विकृति आपत्तिजनक रोकने के लिए नियामक उपाय। हास्य और विकृति वाला क्यों आया है? जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो है वो बंद हो गया है, तो उसके उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कमेंट्स किया है कल, तो उसके बारे में ये वाला टॉपिक है। क्या है देखते हैं। इस लेख में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है कि अगर किसी डिजिटल प्रोग्राम में अश्लीलता या अपवित्रता दिखाई देती है तो उस पर प्राथमिक जो नियामक नियंत्रण क्यों और कैसे लगाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि सरकार को ऐसे नियम बनाने पर विचार करना चाहिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक प्रतिबंध न लगाएं और संविधान में निर्धारित उचित प्रबंधों के दायरे में हों। लेख में बताया गया है कि मौजूदा कानून जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम पहले से ही अश्लील सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने के प्रावधान रखते हैं। साथ ही लेख में ये भी तर्क दिया गया है कि पुलिस और कानूनी संस्थाओं को हल्के फुल्के मामलों में अधिक कठोरता से कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा जल्दी बरती, एक बार एफआईआर हुई तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अलग अलग बयान देने शुरू कर दिए। पॉलिटिकल बयान थे वो तो, लेकिन हमारा जो एक प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था, उसने भी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई और समय रैना और अलाहाबादिया को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतनी जल्दी इनमें नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि किसी के बोलने की आज़ादी पर यहाँ पर हम एक रोकथाम लगा रहे हैं जो कि हमारे संविधान के विरुद्ध है। संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी दी गई है और उसको सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि रखना है, और सरकार को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी आँच ना आने दें। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इन कानूनों की, इसके बारे में बात करेंगे। वर्तमान में कोई कानून है इसको रोकने के लिए या नहीं। भारतीय न्याय संहिता इस कानून के अंतर्गत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्रसारित सामग्री को अश्लील, कामुक या प्रोरिएट ऐसे काम कराने के लिए प्रोत्साहित करती है, से प्रेरित माना जाता है, तो उसे आपत्तिजनक घोषित कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मतलब ऐसा कोई काम कर रहा है कोई व्यक्ति जिससे हमारी कामुकता जाग रही है, तो उसको हम कानूनी दायरे में ला सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता भी ये कहती है। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट। इस अधिनियम में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण पर नियंत्रण के प्रावधान हैं। ये प्रावधान डिजिटल कंटेंट के दायरे में आते हैं और आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की अनुमति देते हैं। यहाँ भी अगर आप कोई ऐसा कंटेंट प्रसारित करेंगे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, किसी भी सोशल मीडिया पर, जो कि गलत है, अश्लील है, तो आप पकड़े जा सकते हैं। आईटी एक्ट यही कहता है। केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, जो कि डिश टीवीज़ होती हैं अपनी, उन पर ये नियम लागू होता है। इसमें क्या कहा गया है? ऐसे प्रोग्राम या सामग्री को प्रतिबंधित किया जाता है जो शालीनता, मर्यादा या सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध है। अगर कोई भी टीवी पर दिखाने वाला शो इन तीनों के अंदर नहीं आता है, मर्यादा, सामाजिक नैतिकता और शालीनता के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसके बंद किया जा सकता है। उसके खिलाफ रिपोर्ट हम कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी राय रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन मौजूदा कानूनों के आधार पर ही आवश्यक नियंत्रण की संभावना जताई है, ताकि न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनावश्यक प्रतिबंध लगे और न ही कानूनी प्रतिक्रिया में अत्यधिक सक्रियता के चलते कानूनी मुद्दों को लेकर एफआईआर दर्ज हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी ये तीनों कानून दिए गए हैं, इन्हीं के अंतर्गत कोई भी गिरफ्तारी होगी तो इनके अंतर्गत ही होगी। कानून को भी इतनी जल्दी सक्रियता नहीं दिखानी है कि गलत फैसला ले लिया जाए, क्योंकि गलत फैसला सही नहीं है। भले ही एक अपराधी छूट जाए, लेकिन
जो अपराधी नहीं है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और ये 3 नियम हैं, इन तीनों नियमों को याद रखना, इन्हीं के अनुसार सज़ा दी जाएगी। जो आशा कर्मी थे सॉरी आज तबीयत ख़राब है, आशा कर्मी है भारत में, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। और जो उसकी स्थिति दयनीय है तो उसके लिए भी एक सरकार ने नियम लाया है। इस लेख में बताया गया है, ये लेख है इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है। 2005 से शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के संपर्क बिंदु के काम में कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ता जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखने, स्वास्थ्य सुधार, संक्रामक गैर संक्रामक रोगों पर निगरानी रखने और मातृ व शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इन्हें स्वयंसेवक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके कारण इनका मुआवजा बहुत कम है, लगभग 5,000 से 15,000 प्रति माह। इन्हें न्यूनतम सैलरी मिलती है। इन्हें केवल कुछ प्रोत्साहनी राशि दी जाती है। लेख में यह तर्क दिया गया है कि इन मेहनती स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्थायी कर्मचारी के रूप में शामिल कर उचित वेतन की सुविधा दी जानी चाहिए। सही कहा गया है, क्योंकि इनकी वर्तमान स्थिति काफ़ी गंभीर है। देखते हैं क्या है वर्तमान स्थिति। भारी कार्यभार और अपर्याप्त मुआवजा। आशा कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। उन्हें जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, मातृ नवजात स्वास्थ्य, टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां संभालनी पड़ती हैं। हालांकि इन्हें स्वयंसेवक घोषित किया गया है, जिसके चलते उन्हें केवल प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 5 से 15,000 रुपये के बीच में मुआवजा मिलता है। लेकिन ये सच में तो मुआवजे के हकदार नहीं है, ये वास्तविक सैलरी के हकदार हैं, क्योंकि ये काम स्वयंसेवक से अधिक करते हैं। सिर्फ नाम के स्वयंसेवक हैं। इनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कानून लाई है, इसलिए ये आज चर्चा में आया है। कार्य के प्रतिफल में मान्यता में कमी। महामारी जैसे संकट के दौरान इनका योगदान विशेष रूप से उजागर हुआ, लेकिन इस सराहना के बावजूद संरचनात्मक बदलाव नहीं हुए। कार्यकर्ता लंबे घंटों तक काम करते हैं, कई बार अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का सामना करते हैं। अब इनकी मांगे और सुधार। इनकी मांगे भी हैं कुछ, क्योंकि ये प्रदर्शन भी कर रहे होंगे, और क्या सुधार हो सकते हैं वास्तव में, क्योंकि 5,000 से 15,000 रुपये के बीच सैलरी अगर इनको मिल रही है तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है ये अपने लिए। वर्तमान में आशा कर्मचारी उचित वेतन, स्थायी कर्मचारी दर्जा और सामाजिक सुरक्षा पैकेज की मांग कर रहे हैं, ताकि उनके कार्य का वास्तविक सम्मान और उचित प्रतिफल मिल सके। सही बात है, मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्वयंसेवक से ज़्यादा काम करते हैं। जो इनका पद है उनसे कई गुना ज़्यादा काम करते हैं और सैलरी इनको उतनी मिलती नहीं है। प्रताप भानु मेघ का विश्लेषण। यूक्रेन के बाद साम्राज्यवाद अब सामान्य बात। यूक्रेन के बाद साम्राज्यवाद एक सामान्य बात हो गई है। देखते हैं क्या कहा है लेखक ने इस वाले लेख में। इस लेख में लेखक कहते हैं कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक नया मोड़ ला दिया है। उन्होंने यह बताया कि कैसे अमेरिकी और रूसी साम्राज्यवाद के बीच प्रतिद्वंद्विता में यूक्रेन को एक मर्मस्पर्शी शिकार बनाया गया है। लेखक का तर्क है कि यूक्रेन ने 1994 में अपने बड़े परमाणु भंडार को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी के बदले त्याग दिया था, लेकिन आज इस गारंटी का पालन न होने के कारण साम्राज्यवाद फिर से वैध होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में न केवल यूक्रेन का नुकसान हुआ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विश्वसनीयता भी प्रश्नार्थक हो गई है। जब से रूस ने यूक्रेन पर युद्ध किया है, तब से रूस किसी भी नियम का फॉलो नहीं कर रहा है। जब फॉलो नहीं कर रहा है तो अपने साम्राज्य को बढ़ाने की स्थिति में है। वो उस स्थिति में आ गया है जैसे कि पहले हुआ करता था कि अपना साम्राज्य बढ़ाना है, और दूसरी साइड अमेरिका हुआ करता था अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, इधर रूस हुआ करता था अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए।
अब अमेरिका ने यूक्रेन पर अपने नियम थोपने की कोशिश की थी कुछ परसों, तो इसीलिए ये सुर्खी में है आज तक कि अब साम्राज्यवाद एक वास्तविकता बनती जा रही है। हर एक देश चाहता है कि मेरा कब्जा उस पर हो, तो साम्राज्यवाद बढ़ रहा है आजकल। ऐसी मानसिकताएं हमारे नेताओं की हो गई हैं, वैश्विक नेताओं की। अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ धमकियों के बावजूद बाजार में अमेरिका में जो पारंपरिक टैरिफ मतलब जो करते हैं, ये पैसे लगाते हैं, उनके धमकियों के बावजूद 1% की बढ़ोतरी हो गई है स्टॉक मार्केट में। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की धमकी के बावजूद भारतीय शेयर बाजार 1% की तेजी देखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि नकारात्मक समाचार पहले से ही बाजार में समायोजित हो चुके थे, इसलिए इस घटना का तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा। लेख में यह भी बताया गया है कि एशियाई और यूरोपीय बाजारों की मजबूती ने भारतीय बाजार में आशावाद पैदा किया है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार बड़े कैप्स में स्थिरता है, जबकि मिड और स्मॉल कैप में कुछ अस्थिरता बनी रह सकती है। तकनीकी संकेतों से भी यह पता चलता है कि निफ्टी ने एक निचले सीमा स्तर को छू लिया है, अब सुधार की संभावना बनी हुई है। निफ्टी 3 साल में सबसे निचले स्तर पर चल रहा है, तो अब सुधार की स्थिति बताई जा रही है। अमेरिका में टैरिफ चार्ज लगा दिया था अमेरिका ने अपने ऊपर, फिर भी उसका ज़्यादा इम्पैक्ट भारत पर नहीं देखा गया है। उससे एकदम विपरीत हुआ है, मार्केट ऊपर गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अब मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं अगले टॉपिक आपको बता दूं। जैसे ये मंदी आई, ये बावजूद ये बाज़ार में बढ़ोतरी आई है और नीचे लिखा है स्मॉल कैप और मिड कैप, ये किसे बड़े कैप और स्मॉल और मिड कैप इन्हें किसे कहते हैं, इनको इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाएगी। ओके, और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें बताएं, हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।